नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। बिग न्यूज बिहार से है, जहां चुनाव से पहले कांग्रेस अपने बयानों से विवादों में है। पहले पीएम मोदी की मां को गाली और अब केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से सियासत में उबाल है। दरअसल केरल कांग्रेस ने तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके कैप्शन में बी से बिहारी और बी से बीड़ी लिखकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लेकिन कांग्रेस का यह दाव उल्टा पड़ गया है और बीजेपी इसे बिहार के अपमान से जोड़कर हमलावर है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर पीएम मोदी को लेकर है, जिन्होंने जीएसटी को आर्थिक सुधार के लिए सबसे बड़ा कदम बताया है। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी के कम होने से एक तरफ देश के आम लोगों का पैसा बचेगा, तो वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। हमारी तीसरी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। यहां गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल थे। इसके बाद हमारी अगली खबर बाढ़ और बारिश को लेकर है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल समेत देश के कई हिस्से इस समय बाढ़ और बारिश से परेशान है। बिग न्यूज में आगे हम आपको इन खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो बिग न्यूज की शुरुआत कांग्रेस के उस विवादित पोस्ट से करेंगे, जिससे बिहार की सियासत इस समय उबाल पर है। केरल कांग्रेस ने तंबाकू पर लगे जीएसटी को मुद्दा बनाकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसके कैप्शन में बी से बिहार और बी से बीड़ी लिखा है। कांग्रेस की कोशिश इसके जरिए सरकार को घेरने की थी, लेकिन दाव उल्टा ही पड़ गया। बीजेपी ने इसे बिहार का अपमान बताकर कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति। जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस अपने बयानों से विवादों में है। पहले राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली और अब केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से सियासी तूफान मचा है। दरअसल जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि तंबाकू पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसी तरह सिगरेट और सिगार पर भी टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन बीड़ी पर मौजूदा 28% जीएसटी को कम कर 18% कर दिया गया है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए लिखा है, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। कांग्रेस को इस पोस्ट को बीजेपी ने बिहार के अपमान से जोड़ दिया है और कांग्रेस पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या बिहारी की तुलना आप बीरी से करते हैं? और जिस तरह का अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने बिहार के जनता को, आम जनता को, विशेष करके गरीबों को किया है, बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं कर सकती है। बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है, ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो, या सनातन संस्कृति के मां जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेकर विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है।
और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है, देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह मां भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार और बीडी पर कांग्रेस के विवादित पोस्ट के बाद आरजेडी बचाव की मुद्रा में है और बीजेपी पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। जिस जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। अब बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया था, तो बिहार की 14 करोड़ जनता को गालियां दी थी। किसी भी राज्य के जनता का प्रतिनिधित्व वहां के मुख्यमंत्री करते हैं, उसमें बीजेपी वाले क्यों चुप थे? और जब लाठी डंडे से पीटा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, बिहार को भगाया जा रहा था महाराष्ट्र और गुजरात से, उस समय बीजेपी वाले क्यों चुप थे? ये अभी क्या ज्ञान देंगे? बी से बिहार, बी से बुद्ध की धरती, बी से बुद्धिजीवियों की धरती, यही है बिहार की शक्ति। ये सबको पता है, इसलिए ये सब फेक प्रोपगंडा एजेंडा ना चलाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मां को गाली देने पर भी ये सब फेक प्रोपगंडा चलाना चाह रहे थे। बिहार की जनता ने किस तरह कल खारिज कर दिया, सुपर फ्लॉप कर दिया, बंद को नकार दिया जनता ने। ये सब इसी में महारत हासिल किए हुए हैं, असली मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई थी, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी पहले से घिरी हुई थी। अब बिहार की तुलना बीडी से करके कांग्रेस ने अपने साथ आरजेडी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो दिवाली से पहले जीएसटी में कटौती से देश में हर वर्ग को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी खुशी व्यक्त की है और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के समय साइकिल पर भी 17% टैक्स देना पड़ता था। ये रिपोर्ट देखिए। और 22 सितंबर सोमवार नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। जीएसटी दरों में कटौती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास को गति देने के लिए जीएसटी में सुधार की जरूरत थी। जीएसटी में हुई कटौती को लेकर पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए भाषण का भी जिक्र किया, वहीं राज्यों के सहयोग का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, उसी भावना पर चलते हुए कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है,
और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की कांग्रेस सरकारों पर टैक्स वसूलने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकारें साइकिल, टॉफी और सीमेंट पर भी टैक्स लगाती थीं। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। आज आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर 17% टैक्स। यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता था। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। जीएसटी सुधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समय पर बदलाव के बिना हम अपने देश को आज की वैश्विक स्थिति में उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते हैं। मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुधार करना बेहद जरूरी है। मैंने देशवासियों से ये वादा भी किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों की दोहरी बौछार होगी। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं, वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। साथियों, कल जो निर्णय हुआ ये कितना सुखद है, इसका असली प्रभाव तब और पता चलेगा जब आप जीएसटी से पहले के टैक्स दरों को याद करेंगे। बहरहाल जीएसटी में हुए बदलाव से देश के आम जनमानस को यकीनन बड़ा लाभ मिलेगा और खासकर त्योहारों से पहले देशवासियों को मोदी सरकार ने खुशियों का बड़ा उपहार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीडीएस अनिल चौहान गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया और राम राज्य का जिक्र किया। ये रिपोर्ट देखिए।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने सीडीएस को अंग वस्त्र और गोरखनाथ की प्रतिमा स्मृति स्वरूप भेंट की, जिसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया और राम राज्य का जिक्र किया। धरती हमारी माता है, तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मैं मुझ उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। आपको बता दें कि इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व की जमकर तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक दिशा प्रदान की थी। सबसे पहले ये था कि आतंकवादी ठिकाने और पर ही निशाना लगाया जाएगा। सिविलियन कैजुअलिटीज जहाँ तक संभव हो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को नहीं टारगेट किया जाए। अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान हमारी सेना पे पाकिस्तान की सेना का आक्रमण होता है तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण तरह जो छूट दी गई थी, यह छूट इसी के लिए नहीं थी। यह छूट जो है ऑपरेशन प्लानिंग, टारगेट सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह के लिए भी दी गई थी। इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित करना था। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय सुरक्षा में एनएसए का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है और वही चीज़ ऑपरेशन सिंदूर में देखने को आई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने राष्ट्रीय सेना को स्पष्ट फैसले और मार्गदर्शन दिए, जिसमें जो है लक्ष्य का चुनाव, टारगेट सिलेक्शन वगैरह में मदद, सैन्य बल का प्रयोग, कब कितनी क्वांटिटी में, नबी तुली, सटीक और नॉन एस्केलेटरी तरीके से करना, डी एस्केलेशन की नीति और तरीके, कूटनीति का प्रबल प्रयोग, मतलब वो बाहर के लोगों से बातचीत करने का उनका सिलसिला जारी रहा था। गौरतलब है कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक सैन्य प्रमुख का धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल पर आना देश की आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान को दिखाता है। इसके अलावा उनका यह दौरा उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर हरियाणा से है, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। बता दें कि गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार का उद्देश्य लोगों को जाम की समस्या से निजात और आर्थिक विकास को मजबूती देना है। ये रिपोर्ट देखिए।
गुरुग्राम के सेक्टर 44 में GMDA कार्यालय के सामने आज मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भूमि पूजन के बाद गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर में जनसभा का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो विस्तार से न केवल ट्रैफिक की समस्या कम होगी, बल्कि गुरुग्राम के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये IT और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। यह परियोजना ओल्ड गुरुग्राम क्षेत्र को दिल्ली और NCR से बेहतर तरीके से जोड़ेगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन की माने तो इस परियोजना राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के साथ ही कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। मेट्रो अपने आप में 1.5-2 किलोमीटर 1 किलोमीटर इसके अंदर जो स्टेशन होते हैं उसके लिए घना जो आबादी है शहर की उसके लिए है। लेकिन अब नोडल शहर हमारे शहरों के बाद 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद काफी बन गए हैं। उसके लिए नई योजना शुरू की है RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारे यहां से भी गुरुग्राम से दिल्ली सरायकाले खास से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी RRTS में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक वो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। ये जो मेट्रो है आज जिसका शिलान्यास हुआ है, इसकी लंबाई 28.5 किलोमीटर है। लगभग 5,600 करोड़ रुपए इस पर लागत आने वाली है। और इसमें भी एक छोटा हिस्सा 1.5 किलोमीटर का वो इसके साथ है, बसई से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके साथ ये टच होगा। आपको बता दें, साइबर सिटी में मिलेनियम सिटी गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन से आगे पुराने गुरुग्राम के इलाके से होते हुए साइबर हब के सामने तक मेट्रो का विस्तार होना है। 28.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण पर 5,452 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नए कॉरिडोर पर पहला स्टेशन मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन से आगे सेक्टर 45 होगा। इसके बाद साइबर पार्क सेक्टर 47, सुभाष चौक सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई गांव, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5 एवं साइबर हब के नजदीक स्टेशन होगा। इस लाइन का 3 चरण में विस्तार होना है। पहले चरण का शुभारंभ शुक्रवार से हो गया है। पहले चरण में सेक्टर 9 तक 15.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का विस्तार होगा। जिन इलाकों में मेट्रो का कॉरिडोर विकसित किया जाना है, उनमें से अधिकतर इलाकों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जिसे ध्यान में रखकर ही पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। गुरुग्राम के लिए यह मेट्रो विस्तार परियोजना एक नई सौगात है। देखना होगा कि निर्माण कार्य कितनी तेजी से पूरा होता है। मेट्रो विस्तार कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक भी ली। सेक्टर 44 में आयोजित इस बैठक में कुल 18 शिकायतों को शामिल किया गया था। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद थे। साथ ही सभी विभागों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सभी शिकायतों को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। गुरुग्राम से सूर्य समाचार के लिए नीरज अंबावता की रिपोर्ट। और अब खबर बाढ़ और बारिश को लेकर है। इससे देश का अधिकांश हिस्सा इस समय प्रभावित है। दिल्ली एनसीआर में यमुना का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है, लिहाजा निचले इलाकों में प्रशासन का काम जारी है और वहीं हरियाणा के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना नदी ने कैसे दिल्ली के निचले इलाकों में तबाही मचाई है। आपको बता दें कि 2 सितंबर की रात अचानक यमुना से सटे इलाकों में जलस्तर बढ़ता गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरी यमुना नदी दिल्ली में आ गई है। पूरे सिविल लाइन्स इलाके में कहीं पर भी एक भी बूंद पानी नहीं है। ये जो रिंग रोड के साथ में सर्विस रोड है, ये रोड रिंग रोड के लेवल से लगभग 8 से 10 फुट नीचे। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति ना उत्पन्न हो तो हमने सारे वेल माउथ में वहां पर उसको बंद कर दिया था कि यमुना का पानी ना आए, क्योंकि कल बारिश हुई तो ये बारिश का पानी इस रोड में आ गया है। ये सारे पानी को पंप आउट कर रहे हैं। केवल पूरे सिविल लाइंस में 1000 सड़क होगी। एक केवल ये गली है और ये मंदिर है जिसको बार बार सारी मीडिया दिखा रही है कि पूरे सिविल लाइंस में पानी डूब गया। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में विजय घाट, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, सिविल लाइंस, मजनू का टीला, राजघाट और शाहदरा के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। इन इलाकों से करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिल्ली सरकार के बनाए 38 शेल्टर कैंप्स में रखा गया है। दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर से करीब 15,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी कई इलाके जलमग्न नजर आए। दरअसल नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 वाले इलाके डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। बाढ़ के चलते कई फार्म हाउसों में पानी भर गया, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकालकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया है। जेवर क्षेत्र में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। हजारों बीघा भूमि पर खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। यमुना का बढ़ता जलस्तर स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनकर आया है। एक तरफ किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और फार्म हाउस में रह रहे लोग हैरान और परेशान हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर, जींद में भी सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम के सिग्नेचर ग्लोबल सलोरा सोसाइटी में गुरुवार को पानी भर गया और लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां टांगरी नदी में 42,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आ गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया और हालात बाढ़ जैसे बन गए। आपको बता दें कि कई कॉलोनियों में 3 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में भी कई फीट तक पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फरीदाबाद की सीमा से सटे पलवल के आधा दर्जन गांवों में भी यमुना नदी ने तबाही मचाई है। बाढ़ के पानी से गांव को बचाने के लिए सड़क को काटकर पानी निकाला जा रहा है। इलाके की हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। वहीं बाढ़, बारिश और आपदा के बीच मानवता की एक मिसाल भी देखने को मिली, जब फरीदाबाद के गांव कबूलपुर में 9 माह की गर्भवती महिला का सफल रेस्क्यू किया गया।
महिला के सहयोग के लिए हेल्पलाइन पर मदद के लिए संपर्क किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर गांव से महिला को सकुशल सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में भी मारकंडा नदी का तटबंध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हजारों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर है। आपको बता दें कि मारकंडा में पानी के तेज बहाव होने की वजह से तटबंध का करीब 100 फीट का हिस्सा बह गया। गनीमत बस इतनी रही कि मारकंडा का पानी अभी खेतों तक सीमित है, लेकिन नदी का बहाव तेज है। लगातार यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने हरियाणा से लेकर दिल्ली और यूपी में भारी तबाही मचाई है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इस आपदा से लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।